नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, आप सभी का स्वागत। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सवालों की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी विषयों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत। करंट अफेयर्स 28/1/2022 ठीक 5:15 बजे हैं। दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। ऐसी विचार रखने वाले जो हैं वो हमारे क्रांतिकारियों की तरह आप भी अपने आप को देश के लिए समर्पित होकर तैयारी करना शुरू करिए। और आप सभी मित्रों का स्वागत है। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। ऐसा आप सबके मन में विचार आए, देश भावनाओं के साथ काम करिए। आज देखिएगा, अभी लगातार कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं सब जगह, तो उन सब पर भी आप निगाहें बनाकर रखिएगा कि इस देश की सरकारें कैसे काम कर रही है। उन पर भी आपको एक जागरूक, एक बुद्धिमान नागरिक होने के नाते आप सभी का कर्तव्य है। जैसे रेलवे एनटीपीसी ने किया, उसके बाद जिस प्रकार की मांग उठी, तो रेल मंत्री को भी सामने आकर यह कहना पड़ा कि हम बच्चों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अब राजस्थान में भी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो रीट का पेपर लीक हो मामला हो, वो उजागर हो चुका है कि 25 तारीख को पेपर आउट हो गया था। उसके बाद चाहे अभी जो पटवार का रिजल्ट आया उसको लेकर हो, तो सभी सजग रहें और इस देश के नेताओं की कार्यशैली किस प्रकार के उस पर निगाह रखें, लेकिन अपनी आवाज उठाइए मेरे दोस्तों। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है इस देश में। और जब जब आवाजें उठी है, जब जब इस देश के नागरिकों ने आवाज उठाई है, हर बार सुनी गई है और आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी। तो ये सब मुद्दे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब पर भी निगाहें बनाकर रखिए। तो आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। जी पुनिया जी, पिंकेश, रूही, बसंती, बीके राजा, आप सभी मित्रों का स्वागत है। अब मैं बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले देखिए मित्रों, हम लोग बातचीत करेंगे आज 28/1/2022 के करंट अफेयर्स के सवालों पर। और सबसे पहला सवाल ही मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उस सवाल पर मैं बातचीत आपसे कर रहा हूं। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, आपको बताना है। ये सब बातें जो है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, तो दोबारा सुन लीजिएगा। दिल से निकलेगी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। वीर सावरकर जो है उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी। ठीक है, हाँ, पंकज मीना साहब, रियल न्यूज नाम से, REALNEWS, ये है REAL, रियल, NEWS, ऐसे सर्च कर लीजिएगा। चलिए, बातचीत की शुरुआत पहले सवाल से ही करते हैं। और पहला सवाल ही आप लोगों की स्क्रीन पर जो आया है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही सभी सवालों पर हमें बातचीत करने वाली है। यहां लिखा है, भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। आपको पता होगा, मध्य एशिया के कुछ देश हैं जिनके अभी राष्ट्राध्यक्ष भारत आने वाले थे गणतंत्रता दिवस पर, लेकिन वो नहीं आ पा सके। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। भारत मध्य एशिया सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहे हैं? तो कल इस सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? मध्य एशिया के देश जैसे किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये सारे जो देश हैं, इन 4 राष्ट्र अध्यक्षों के साथ भारत आने का कार्यक्रम था, लेकिन ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सका कोविड-19 के कारण। लेकिन अभी भारत मध्य एशिया एक सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसकी मेजबानी में? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत की मेजबानी में इसका आयोजन हो रहा है। भारत की मेजबानी में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन। और इसकी अध्यक्षता या मेजबानी किसने की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने इसकी क्या की है? अभी शुरुआत की है। ठीक है, तो कल इसकी औपचारिक शुरुआत जो है वो कर दी गई है। तो इसकी अध्यक्षता या मेजबानी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। व्लादिमीर पुतिन आजकल यूक्रेन जो विवाद है, यूक्रेन का जो विवाद है, ठीक है, रूस यूक्रेन विवाद जो है उसमें फंसे हुए हैं। अभी देखिएगा, कासिम जोमार्टा है, इमोली रहमान है, ये सब जो हैं वो मध्य एशिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनके साथ ये बैठक जो है वो क्या की गई है? आयोजन की गई है। तो आप सभी को इस
के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार मजबूत किए जा सकते हैं, भारत के संबंध इन देशों के साथ किस प्रकार मजबूत किए जा सकते हैं, इसको लेकर यह सम्मेलन जो है वो पूरा का पूरा आयोजित किया जा रहा है। चाहे उज्बेकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान, यही उज्बेकिस्तान है जहां लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जो है वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। चाहे वो किर्गिस्तान हो, चाहे कौन सा हो, किर्गिस्तान हो, ये सब देश जो है, इन देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत इसलिए होने चाहिए मेरे दोस्तों क्योंकि ये वो देश हैं जिनके पास तेल की जो है वो आवक सबसे ज्यादा है, यानी जहां तेल सबसे ज्यादा पैदावार किया जाता है, जहां उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है तेल का। इसी वजह से यहां पर ऐसा कह लीजिएगा कि यहाँ की धरती में क्या उगलता है, सोना उगलता है, ठीक है। तो इसी वजह से भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए ये जो देश हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मध्य एशिया के देश हो, चाहे उसके बाद आगे अरब देश हैं, वहां भी तेल की बड़ी मात्रा है। तो ये सारे जो देश हैं ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के जस्ट नजदीक से अफगानिस्तान की बात कर लो, उसके बाद में अरब के सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे देश भी तेल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब हो चाहे ये सब यूएई हो, इसके अलावा ये मध्य एशिया के जैसे आपका उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये जो देश हैं ये भी भारत के लिहाज से संबंधों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से भारत इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे के सारे जो हैं वो भारत के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब आपके सामने मैं रख देता हूं, नरेंद्र मोदी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है आपके सामने। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वही सवाल जो अभी मैंने बताया है उसी को दूसरे फॉर्मेट में पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इनमें से कौन थे। 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्रता दिवस मनाया गया, इस गणतंत्रता दिवस की खास बात यह रही, आप लोगों को मालूम होगा कि गणतंत्रता दिवस के बाद विराट नाम का एक अश्व जो है, यानी विराट नाम का एक घोड़ा जो है उसको क्या कर दिया गया है, राष्ट्रपति जो है इस राष्ट्रपति की सुरक्षा बेड़े में शामिल था, इस घोड़े को रिटायर कर दिया गया। इसके अलावा संग्राम नाम का जो एक ऊंट है, जानवर भी देखिए कितने वफादार हैं, संग्राम नाम का जो ऊंट है वो बीएसएफ राजस्थान से संबंधित है और बीएसएफ राजस्थान के 100 ऊंटों के दस्ते ने इसमें पहली बार क्या किया, भाग लिया और इस संग्राम नामक ने दल का क्या किया था, नेतृत्व किया था। नेतृत्व किसने किया, संग्राम नाम के ऊंट ने नेतृत्व इसका किया था। अब देखिए गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर क्या किया गया था, आपको यह भी मालूम होना चाहिए, रफाल जो उड़ाने वाली महिला है पायलट, उसके बारे में भी इस झांकी में प्रदर्शन किया गया। विभिन्न राज्यों की झांकियां थी, विभिन्न विभागों की। जल शक्ति मंत्रालय ने जल का महत्व जो है, जल शक्ति मंत्रालय जो है इसने जल के महत्व के बारे में क्या किया था, रिप्रेजेंट यहां पर किया था। इसके अलावा आपको पता होगा लद्दाख में जो सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है, टनल बनाई गई है, उसको लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की भी झांकियां इसमें इस बार क्या की गई थी, शामिल की गई थी। लेकिन राजस्थान से इस बार कोई झांकी शामिल नहीं हुई। राजस्थान से इस बार गणतंत्रता दिवस के इस समारोह में कोई भी झांकी क्या नहीं हुई, शामिल नहीं हुई, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ जो है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, तो काशी विश्वनाथ की जो झांकी है वो क्या की गई थी, प्रदर्शित की गई थी। यहां पर उत्तराखंड से भी झांकी आई, कहां से, उत्तराखंड से भी क्या की गई, झांकी का प्रदर्शन किया गया। और यहां आपको पता होगा केदारनाथ जो है, केदारनाथ ये मुख्य झांकी जो है वो केदारनाथ और इसके अलावा प्राकृतिक जो संसाधन यहां से जुड़े हुए हैं इनसे संबंधित जो झांकी है वो प्रदर्शित की गई थी। और गुजरात की झांकी मुख्य याद रखिएगा आप लोग, गुजरात की झांकी जो है वो आदिवासी जो बाहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का क्या योगदान रहा है इस देश की स्वतंत्रता में, इसको लेकर आदिवासी जो योद्धा हैं उन योद्धाओं को लेकर क्या किया गया, झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें राजस्थान के सिरोही वाला जो क्षेत्र है, यहां से साबरकांठा, बनासकांठा, गुजरात का जो क्षेत्र है, इससे वे हमारे मोतीलाल तेजावत जो है, मोतीलाल तेजावत, इनको भी क्या किया गया, इनका भी स्टेच्यू, तेजावत का भी स्टेच्यू प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा कई योद्धाओं के स्टेच्यू जो है इस गुजरात की झांकी में आदिवासियों की जो झांकी है उसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, हाँ जी, काशी विश्वनाथ है, मोतीलाल तेजावत की, ठीक है, हाँ, एक ही आंदोलन जो है उससे संबंधित थे। तो इसका सही जवाब क्या है वो जरा सुन लीजिएगा।
यहां पर 26 जनवरी को कोई भी हमारा जो विदेशी मेहमान है वो हमारे गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर नहीं आया। इसका मतलब कुबाबटेक बोरोनो जो है ये भी गलत है, पोरवेल के रसूल जो ये भी गलत है, यानी ए व बी दोनों नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? नन होगा। इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है। हाँ जी सर जी, पटवारी रिजल्ट में एक और एग्जाम हो सकता है क्या? अभी देखिए इसके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन अभी आप लोग अपनी आवाज को उठाइए और जो है वो अपने नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उन तक अपनी आवाज को पहुंचाइए कि भाई ये सही नहीं है मामला, इसको सही करिए। क्योंकि चौथी पारी वाले बच्चों ने इतना कोई गौर अन्याय नहीं किया था कि भाई 15 से 20 नंबर उनके कम कर दिए जाएं। तो इस विषय पर आप लोगों को आगे आना ही होगा, तभी आपकी बातें सुनी जाएगी। अन्यथा आप कमेंटबाजी और सब इधर उधर से व्हाट्सएप यूट्यूब ये सब खेलते रहो, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान है रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। ये बात भगत सिंह ने उस वक्त कही थी जब 3 साथियों के साथ उनको फांसी के तख्ते पर झूलना था, तब उन्होंने इन पंक्तियों को दोहराया था। और वो तो उस शासन के खिलाफ लड़ उठे, उस शासन को झुकाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजियां लगा दी। लेकिन आज का शासन इतना जल्दी समझने वाला नहीं है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है और अनपढ़ा भी है। कम से कम वो लोग पढ़े लिखे थे, उसके बाद अत्याचार करते थे। आज वालों को तो खुद को मालूम नहीं है, भ्रष्टाचार में सब के सब इतने भयंकर तरीके से लिप्त हैं कि उनको कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, कोई फिक्र नहीं है लोगों की। यानी एक सामाजिक कल्याण और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे संविधान में उल्लेख किया गया, लेकिन वो लोक कल्याण तो दूर रहा, खुद का कल्याण करने में आज के लोग लगे हुए हैं। तो आप अपनी आवाज को बुलंद करिए और आगे बढ़िए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी का जो गणतंत्रता दिवस है, इस समारोह में कोई भी मुख्य अतिथि बनकर इस बार हमारे यहां पर नहीं आया। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। इनका संबंध कहां से रहा है ये बताइएगा, ठीक है। हाँ, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बधाई है, वो भी बधाई के पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। यही इस देश की कमी है कि भाई उसके घर में आग लगे तो हम क्यों बुझाएं। लेकिन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक दिन उसके घर को छोड़कर आपके घर की तरफ आएगी तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। जो आज शुरुआत की है इन लोगों ने, वो शुरुआत जो है वो धीरे धीरे सबको खाएगी। आज किसी एक का हो गया तो सबको बुलंद आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति ने बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कहां से रहा है? राजस्थान पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, जम्मू कश्मीर पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से, किस राज्य से इनका संबंध रहा है? तो देखिए अभी आपको पता होगा 25 जो जनवरी है, इस 25 जनवरी को क्या किया गया था? हिमाचल प्रदेश जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश का क्या मनाया गया मेरे दोस्तों? स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। ये स्थापना दिवस जो है वो क्या होगा आपको पता है? 18वां राज्य बनकर आया सामने। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा 18वां राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य कौन सा बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारा राज्य इसमें बना था, ठीक है। तो इसी प्रकार और राज्यों की भी अगर बात करें तो देखिए 15वें राज्य जो है वो गुजरात के रूप में भारत का 15वां राज्य सामने आया था। इसके अलावा नागालैंड जो है वो भारत का 16वां राज्य बना था। इसके अलावा हरियाणा जो है वो भारत का 17वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। और मणिपुर जो है वो मणिपुर आपको ध्यान रखना 19वां राज्य बना था। त्रिपुरा जो है यहां से 20वां राज्य बना था। इसके अलावा मेघालय जो है वो मेघालय भारत का 21वां राज्य बना। मेघालय के अलावा सिक्किम जो है यहां पर भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम के संबंध में दोनों संविधान संशोधन आपको बता दिए मैंने, एक 35वां संविधान संशोधन और एक 36वां संविधान संशोधन इसी से रिलेटेड है। इसके बाद एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। और इसके बाद 24वां बना था आपका अरुणाचल प्रदेश, 24वां अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य भारत का बना था गोवा। इसके बाद एक काम किया गया, 26, 27, 28 और 29 का याद करने का तरीका बहुत आसान है मेरे मित्रों। ये गोवा के बाद जो राज्य बने थे उन राज्यों के बारे में भी आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। कैसे कैसे आपको याद रखना है, आपको क्या करना है वो जरा सुन लो। आपको याद करना है 26, 27, 28 और 29।
ये याद करने बहुत आसान है। कैसे आसान है सर, ये भी बताइए। तो देखिएगा, छत पर जाना है आपको और छत से फिर उतरना भी है, और छत से उतर कर क्या करना है, फिर झाड़ देना है। किसको झाड़ देना है? तेल देना है किसी को। ठीक है, छत से उतरा और झाड़ दिया और तेल दे दिया साहब। ये क्या हो गया? तो छत्तीसगढ़ है, ये उत्तराखंड है, ये झारखंड है, ये तेलंगाना है। तो कब कब बने ये भी बहुत ध्यान रखना है। नवंबर 2000 लगा दो इनके आगे, तो नवंबर 2000, इनके आगे भी लगा दो नवंबर 2000। ठीक है, इसके आगे भी लगा दो नवंबर 2000। तो ये 3 नवंबर 2000 हो गए, और ये एक हो गया आपका जून 2014। जून 2000 कितना है? 14। अब डेट कैसे याद करें? तो नीचे नीचे वाले में 2 जून 2014 है। क्या है? 2 जून 2014 है। हाँ जी, चलिए इसके बाद इनमें कैसे याद करना है? तो 1 9 15 लगा दो। 1 9 और 15, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 और 2 जून 2014। छत से उतरा, झाड़ दे किसको? तेल को। किसको झाड़ दे? तेल को झाड़ दे भाई। तो ये 26, 27, 28 और 29 का जो आंकड़ा है वो आपके सामने। इसके बाद मैंने कैसे विलय हुआ भारत में विभिन्न राज्यों का, ये सब बातें आपको बता रखी है। अभी हमें बातचीत करनी किसके बारे में है कि राष्ट्रपति ने अशोक चक्र से सम्मानित किया, और वो भी मरणोपरांत प्रदान किया गया। वीरता चक्र जो पुरस्कार प्रदान किए गए अभी राष्ट्रपति द्वारा। बाबूराम जो है, इनका संबंध कहां से है? तो ये राजस्थान पुलिस से संबंधित नहीं है, और दिल्ली पुलिस से संबंधित नहीं है, उत्तराखंड पुलिस से संबंधित नहीं है। इनका संबंध कहां से है? जम्मू कश्मीर पुलिस से है। जम्मू कश्मीर पुलिस से इनका क्या है? संबंध रहा है। अभी आपको पता होगा 2 नए यूटी हमारे बनाए गए थे, एक तो जम्मू एंड कश्मीर बनाए गए थे, और एक क्या बनाया गया था? लद्दाख बनाया गया था। ठीक है, एक में राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण क्या है? माथुर साहब हैं, यानी आर के माथुर जो हैं, इनको उपराज्यपाल बनाया गया था। एक को गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको क्या किया गया था? बनाया गया था। लेकिन इनके स्थान पर इनको बुला लिया और इनको सीएजी बना दिया गया। इनको क्या बना दिया गया? सीएजी भारत का बना गया, और इनके स्थान पर मनोज सिन्हा जो है, मनोज सिन्हा को भेजा गया कि भैया आप जाइए, आप ठीक ठाक काम कर लेते हैं, लोगों के बीच में पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी इस प्रकार के पद में जहां लोगों के साथ कनेक्शन हो, राज्य की इस व्यवस्था को संभालना हो, वहां पर सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो इतने अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि इनका रवैया जो होता है, इनका व्यवहार जो होता है वो दूसरे तरीके का होता है। इनको दूसरे तरीके से तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें राजनेता जो है वो बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, इस वजह से इनको यह पद दिया गया। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रख लेनी है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। हाँ जी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर, ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं। और एक हमारे जो सीएजी रह चुके हैं पूर्व में सीएजी, उनका नाम है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि, राजीव महर्षि को अभी हाल ही में क्या दिया गया आपको पता है? कौन सा भूषण पुरस्कार दिया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण पुरस्कार जो है ना, पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। राजस्थान से संबंधित है ये, राजस्थान के पूर्व में मुख्य सचिव रह चुके हैं वसुंधरा के समय में। तो चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे मित्रों। सवाल क्या है जरा देखिए और जवाब दीजिएगा। सवाल यह है कि भाई अभी अभी हम गणतंत्रता दिवस समारोह मनाकर आए हैं, लेकिन ये समारोह हमने कब से कब तक मनाया ये तो मेरे हिसाब से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन इस बार जितना मनाया गया है ऐसा का ऐसा ही अब हर वर्ष प्रति वर्ष क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। ठीक है, नींद आवा बुर्जी, अनिता जी सो जाओ तो नींद आवा तो, ठीक है, सोने में फायदो है, भलाई है। यहां है गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल कब से कब तक मनाया जाएगा? अरे वाह, गणतंत्र दिवस समारोह इस बार भी लंबे समय तक मनाया गया, और अब से हर साल जो है वो गणतंत्रता दिवस समारोह कब से कब तक मनाया जाएगा? रे मना 26 से लेकर के 30 जनवरी तक, 23 से लेकर के 26 जनवरी तक, 23 से 30 जनवरी तक, 23 से 28 जनवरी तक, कब से कब तक मनाया जाएगा? बोलो मना बोलो। 23 से 26 वाले ज्यादा हैं, 23 से 26। इसका मतलब है अंधेरे में तीर मारने की कोशिश करो, और अंधेरे में मारा गया तीर हमेशा गलती ही होता होगा। ठीक है, अब जरा सुनिए, हमें एक ध्यान रखना है कि 23 जनवरी को इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक व्यक्तित्व था जिसने अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी। ठीक है, गदर पार्टी का नाम आपने सुना होगा। गदर पार्टी में एक बार एक इश्तिहार निकाला गया, उसमें कहा गया है था कि जैसे आजकल रिक्रूटमेंट के लिए निकलता, उस समय निकाला गया था कि आवश्यकता है वीर सिपाही की, वेतन है मृत्यु, पुरस्कार है शहादत और पेंशन है स्वतंत्रता, और युद्ध क्षेत्र है भारत।
जिस वीर किसी को भी भारत में इस आवश्यकता के अनुसार गदर पार्टी में शामिल होना है वो शामिल हो जाइए। तो इसी प्रकार के विचारों में विचार रखने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारे लगाने वाले, ठीक है, रास बिहारी बोस के संपर्क में आने वाले, आजाद हिंद फौज का गठन करने वाले ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। कब? पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को यह दिवस आता है। और 30 जनवरी का जो दिन है, 30 जनवरी का दिन जो है उसे शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। इसे शहीद दिवस के रूप में नाम जानते हैं, शहीद दिवस। और शहीद दिवस के रूप में क्यों जानते हैं? क्योंकि आपको पता है इस दिन किसने इस देश के लिए शहादत दी थी, शहादत दी थी। तो उनके लिए हमें याद करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक अब हर वर्ष क्या किया जाएगा? गणतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक हमारा गणतंत्रता दिवस जो समारोह है वो चलने वाला है। तो ये आपको याद करना है कि आज के बाद कब आएगा गणतंत्रता दिवस समारोह, कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये सब शुरू हो जाएगा 23 जनवरी को और कब तक चलता रहेगा? ये 30 जनवरी तक चलता रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या है? 23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक इस समारोह को क्या किया जाएगा? आगे से मनाया जाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको कोई कंफ्यूजन इसमें रहा नहीं है। और तो चलें अब आगे सवाल पर, अगले सवाल को याद करें या फिर इसी पर रुके रहें। हाँ जी, 26 जनवरी 1930 को आपको पता होगा हमने क्या कहानी की थी और कौन सा दिवस मनाया। उसी वजह से 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस जो है वो मनाते आ रहे हैं। भारत गणतंत्र बना इस दिन। गणतंत्र का मतलब है यही है कि हमारा जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो क्या किया जाएगा? चुना जाएगा, ना कि मन मर्जी से हमारे पर थोपा जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है वो मित्रों क्या है जरा देखिएगा। आज इसरो की भी चर्चा कर लेते हैं। इसरो क्या मैटर है, जरा क्या सवाल आया है वो देखिएगा। यह है हाल ही में इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कब तक SSLV जो शॉर्ट रेंज के जो उपग्रह हैं उनके लिए एक बात कही है कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष सोमनाथन ने कब तक SSLV D1 माइक्रोसेट के प्रक्षेपण की बात कही है। यानी एक शॉर्ट रेंज के जो उपग्रह हैं SSLV D1 माइक्रोसेट, ये उपग्रह लॉन्च किए जाना है। ठीक है, इस उपग्रह को क्या किया जाना है? लॉन्च किया जाना। ये SSLV की है, ये SSLV तो प्रक्षेपण यान है। SSLV क्या है? प्रक्षेपण यान है। जैसे PSLV है, है वैसे ही SSLV है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। जिस प्रकार PSLV है, SLV है, ठीक, ये प्रक्षेपण यान है। क्या है? ये प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान है। इस प्रक्षेपण यान से हमें अभी क्या करना है? नया उपग्रह लॉन्च करना है। शॉर्ट रेंज जो उपग्रह है उनको क्या करना है? लॉन्च करना है। तो अभी बताइए जरा कि कब तक इसे लॉन्च किया जाएगा, कब तक इसे जारी किया जाएगा? अप्रैल 2022 तक, 23 तक, 22 तक, 23 तक। तो कब तक किया जाएगा? बोलिए मित्रों, कब तक इसे भेजा जाएगा? तो चलो बता ही देते हैं। आपको पता होगा इसरो के नए ताजा चेयरमैन अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ, याद है वैसे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है तो याद कर लीजिएगा सोमनाथन है। इससे पहले के सिवान जो है वो इसके क्या थे? प्रमुख थे। के सिवान इसके प्रमुख थे। अभी सोमनाथन जो है उनको इसका प्रमुख क्या किया गया है? बनाया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, भारत की इसरो है। नासा कहां की है? अमेरिका की है। जाक्सा कहां की है? जाक्सा है वो जापान की है। और एक है आपकी स्पेस एक्स, ये एलन मस्क की कंपनी है। स्टारलिंक उपग्रह अभी हाल ही में, स्टारलिंक उपग्रह जो है वो अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया। स्टारलिंक उपग्रह जिनके माध्यम से हमें जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसी इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं प्रदान की जाएगी और आगामी आने वाले 1 वर्ष के अंतर्गत हम
सब जिस प्रकार रिलायंस के इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ठीक इसी रिलायंस के विकल्प के रूप में हमारा दूसरा जो एलन मस्क है, इनकी एक कंपनी आएगी, वो कंपनी हमें इंटरनेट की सुविधाएं भी क्या करेगी, प्रदान करेगी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969, ये पूछा जा सकता है भैया 15 अगस्त 1969 अधिकांश परीक्षाओं में ये दोनों सवाल आ चुके हैं। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, और इसका सही जवाब जो है वो अप्रैल 2022 में जो है इन्होंने ये कहा है कि अप्रैल 2022 तक हमें SSLV D1 माइक्रोसेट जो शॉर्ट रेंज के जो उपग्रह हैं उनको क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अप्रैल 2022 तक इस उपग्रह को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। असम सरकार ने एक कदम उठाया है, और क्या किया है असम सरकार ने, जरा देखिएगा भैया। असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इनका वो है असम वैभव पुरस्कार, किसे दिए जाने की घोषणा की है। असम सरकार ने अपना असम वैभव पुरस्कार जो है, असम वैभव पुरस्कार, यह असम वैभव पुरस्कार किसे दिए जाने की हाल ही में घोषणा की है। सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख हैं, DRDO के क्या है, प्रमुख है। रतन टाटा उद्योगपति हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, किसके, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। और अभी आपको पता होगा इंडियन एयरलाइंस जो है, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, ये इंडियन एयरलाइंस किसको दे दी गई है, 100% हिस्सेदारी किसने ले ली है, इसकी टाटा ग्रुप ने ले ली है, टाटा ग्रुप ने। हालांकि पहले ये इंडियन एयरलाइंस जो है वो टाटा ग्रुप की ही थी, लेकिन इंदिरा गांधी के समय जब इन सब प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई, या फिर ये कह दीजिएगा जब निजी राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय इंडियन एयरलाइंस का क्या कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया था। लेकिन अब वापस क्या कर दिया, इंडियन एयरलाइंस को दे दिया गया। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स की जानकारी है वो लोग ना तो समाजवादी बनेंगे और ना ही क्या बनेंगे, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों विचारधाराओं में नहीं बिलोंग करते हुए वो सही क्या है और गलत क्या है इसकी पहचान अच्छे से जानते हैं। तो उनको पता है अब देश को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो बहुत अच्छे से जानते हैं जिनको इकोनॉमिक्स की जानकारी, और जिनको जानकारी नहीं है वो किसी न किसी पार्टी का झंडा उठाकर बात करेंगे। लेकिन ध्यान करना, इंडियन एयरलाइंस की जो हिस्सेदारी है 100% अब किसके पास होगी, टाटा ग्रुप के पास होगी, जिसके चेयरमैन रतन टाटा होंगे। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हिम्मत बिस्वा जो है, ये हिम्मत बिस्वा जो है वो यहाँ के कहाँ के, असम के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये भी मालूम होगा, असम के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। चलिए, असम में एक माजुली द्वीप है जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, ये भी आपको क्या करना है, समझ लेना है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका सही जवाब क्या है, रतन टाटा है। रतन टाटा जो उद्योगपति हैं उनको क्या दिया गया है, असम सरकार के द्वारा असम वैभव पुरस्कार जो है, असम क्या है, असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार जो है, असम वैभव पुरस्कार, ये असम वैभव पुरस्कार इनको क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। चलिए, हाँ जी, यहां से ही संबंधित है लवलीना बोरगोहे का, लवलीना बोरगोहे, लवलीना बोरगोहे जो है इनको भी याद रखिएगा, बोरगोहे, ठीक है। इनके याद बारे में मैंने बताया था, बोरगोहे है इसका मतलब बॉक्सिंग, याद कर लो आप, तो क्या कर लो, बॉक्सिंग याद कर लो, और बॉक्सिंग के साथ साथ क्या कर लो, ब्रॉन्ज मेडल याद कर लो। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, बॉक्सिंग में बोरगोहे ने जीता। इनको भी इसी सम्मान से क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगली बात करते हैं। तो इसका सही जवाब यह है, ठीक है, रतन टाटा इसका सही जवाब है। इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। यहाँ के सीएम जो हिमंत बिस्वा के द्वारा पहले इसकी घोषणा की गई थी, असम सरकार, असम का जब ये राज्य दिवस मनाते हैं उस समय घोषणा की गई, अभी ये पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। ये भी आपको क्या कर लेना है, थोड़ा याद रख लेना है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। और इकोनॉमिक्स में इससे क्या फायदा है, प्राइवेटाइजेशन करने का क्या माध्यम हो सकता है, क्या दुनिया के लिए वैश्वीकरण की जो स्थिति है, वैश्वीकरण के बारे में नई एनसीईआरटी की जो किताब है ना, वैश्वीकरण की ही देन है कि हम और आप लोग इस तरीके से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, इस ग्लोबलाइजेशन ने न केवल हमारे आर्थिक तंत्र को प्रभावित किया है, आर्थिक के साथ साथ हमारे सामाजिक जो
सामाजिक और राजनीतिक जो ढांचा है, सामाजिक और राजनीतिक ढांचा जो है उसको भी क्या किया है, राजनीतिक ढांचे को भी प्रभावित किया है। आर्थिक तो प्रभावित हुआ ही हुआ है, इसके साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जो है इनको भी प्रभावित किया है। ग्लोबलाइजेशन ठीक है या गलत है, इसका फैसला दुनिया को करना है। और ये मेरे हिसाब से तो आप लोग अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी की किताब को, एनसीईआरटी कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ोगे तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में सारे प्रभावों का विस्तार से उसमें क्या कर रखा है, चर्चा कर रखी है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इसके स्तर पर अलग अलग परिवर्तन ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से हुए हैं, तो उससे हमें जानकारियां मिलेगी कि इससे क्या क्या फायदे हुए हैं, इकोनॉमी कैसे प्रभावित होती है, उन सब के बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है मित्रों, वो है भारतीय मसाला बोर्ड है। ये मसाला बोर्ड जो है इसके द्वारा एक स्पाइस पोर्टल लॉन्च किया गया, स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें भारतीय मसालों का निर्यात बढ़ाया जा सकेगा। इस बोर्ड का गठन कब किया गया था आपको यह बताना है, तो जरा सुन लो। भारतीय मसाला बोर्ड है, भारतीय मसाला बोर्ड है, भारतीय मसाला बोर्ड है, भारतीय मसाला बोर्ड है। ये मसाला बोर्ड जो है ये भारत सरकार के खाद्य विभाग के अंतर्गत ही आता है। इसने अभी एक स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल, स्पाइस एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज पोर्टल जो है, इस पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, भारत का जो मसाला है वो दुनिया भर में, हम गुलाम इसी वजह से बने थे कि हमारा मसाला जो है वो यूरोप तक पहुंच गया और यूरोपियों को पसंद आ गया, वो अपने जोड़े झंडे उठाए और हमारी तरफ आ गए। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने यहां क्या कर दिया, इस प्रकार के व्यापार जो है उसको बढ़ावा दिया, बाद में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे तंत्रों को प्रभावित करना शुरू किया। लेकिन अब इस प्रकार की संभावनाएं कम है कि हम दोबारा से इस प्रकार के जकड़े। लेकिन यह सही बात है कि इसके लिए जरूरी है कि देश की आर्थिक प्रगति हो, इसके लिए दुनिया को हमारे साथ जोड़ना ही होगा हमें। तो स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल, इसके माध्यम से हमारे मसालों का व्यापार दुनिया भर में हो, हमारा निर्यात अलग अलग जगह हो, मसालों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल है जहां पर विभिन्न प्रकार के मसाला उद्योग से जुड़े हुए लोग अपने मसाले का जो व्यापार है वो कर सकते हैं। तो इसको लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें भारतीय मसालों का निर्यात बढ़ाया जा सकेगा। इस बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो इस बोर्ड का गठन तो किया गया था 1986 में, 1986 इसका गठन किया गया था। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 41% मसाला जो है, 41% मसाला पूरी दुनिया का हम क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं, उत्पादित यानी हम दुनिया की सबसे ज्यादा आवश्यकता जो मसाले के, उस मसाले की आवश्यकताओं को हम पूर्ति करते हैं, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, हाँ जी, तो इस बात को हमें क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। 1986 जो है, 1986 राजस्थान में भी देखिए, राजस्थान में जीरा है, राजस्थान में धनिया है, राजस्थान में धनिया है, राजस्थान में मिर्च है, ठीक है, मिर्च है। इसके अलावा अनेक मसाले राजस्थान में उत्पादित किए जाते हैं। और जीरे का सवाल आ चुका है, जालोर वाला, ये रेट में आए जो पेपर आउट हो चुके हैं उनमें भी आ चुके हैं ये सवाल। तो धनिया है, मिर्च है, ये सब मसाले राजस्थान में भी बड़ी मात्रा में क्या किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। और 41% आवश्यकता जो है हम दुनिया की पूरी करते हैं। 1986 में भारतीय मसाला बोर्ड जो है इसका गठन किया गया। याद क्या करना है, स्पाइस एक्सचेंज जो पोर्टल है वो अभी हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है मेरे बंधुओं, आपके सामने सवाल आ चुका है भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर, बहुत ही शानदार सवाल है, ये जरा देखिएगा क्या है। भारत इजराइल के मध्य राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ 29 जनवरी 2022 को मनाई जानी है, जिसको लेकर दोनों देशों के द्वारा स्मारक लोगो भी जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आज 28 जनवरी है, कल आपकी 29 जनवरी है। कल 29 जनवरी को भारत और इजराइल के बीच में जो राजनयिक संबंध है, यानी दोनों देशों के आपस में राजदूतों के जो संबंध स्थापित किए गए, वो राजनयिक संबंध जो है वो 29 जनवरी 2022 को इनकी कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी, आपको ये बताना है। इसको लेकर दोनों देशों के द्वारा एक स्मारक लोगो में क्या किया गया, इस प्रकार का एक उनके यहूदी जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को दिखाया गया है। इसके अलावा भारत में अशोक चक्र जो है, उस अशोक चक्र को इसमें क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार का एक लोगो जो है वो इस समय जारी किया गया है, जिसमें ये अशोक चक्र के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक इस प्रकार का चिन्ह भी यहां पर इसके साथ जारी किया गया, प्लस कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं उसका भी इसके साथ वर्णन किया गया। यानी तिया ऐसे दिखाया गया
इसके साथ ये चिन्ह बनाया गया और 30 का अशोक चक्र यहां रखा गया, यानी 30 वर्ष जो है वो दोनों देशों के आपसी संबंधों को लेकर पूरे हो रहे हैं। तो ये कब होंगे? 29 जनवरी 2022 को ये 30 वर्ष दोनों देशों के बीच में पूरे हो रहे हैं। तो इसका सही जवाब 30 वर्ष है। मैं इजराइल के बारे में आपको आज से पहले कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि इजराइल जो है वो एक यहूदी देश है और इस प्रकार का एक देश है, इस प्रकार है। ये वाला क्षेत्र जो है वो आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा है। इधर से ये क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा किससे जुड़ा हुआ है? ये लाल सागर से रास्ता होता हुआ जब भूमध्य सागर को जुड़ता है तो उससे ये क्षेत्र सटा हुआ है। इसके साथ साथ कई देश है, यहां पर भी एक क्षेत्र है, यहां पर भी एक क्षेत्र है, ठीक है। ये सारे क्षेत्रों के बारे में आपको बता रखा है कई बार। ये यहाँ की राजधानी जो है वो आपको पता है यरूशलेम है। कौन सी राजधानी है यहाँ की? यरूशलेम जो है, यरूशलेम यहाँ की जेरूशलेम या यरूशलेम राजधानी है। ये यरूशलेम जो है वो तीनों धर्मों के लिए, चाहे वो आपका यहूदी हो, चाहे क्या हो, यहूदी हो, चाहे वो आप लोगों का इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, इन सब के लिए यह जो स्थान है यरूशलेम ये पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि इनके सबसे बड़े धार्मिक जो स्थान रहे हैं उनके रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? 30 है। भारत की ये रक्षा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में सहयोग करता है। रक्षा और कृषि क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में भारत का सहयोग कौन करता है? इजराइल करता है। और इजराइल को भारत ने मान्यता प्रदान कर दी थी। इसी वजह से दोनों के बीच में 29 जनवरी 2022 को 30वीं वर्षगांठ दोनों के बीच में आपसी संबंधों की जो है वो मनाई जा रही है। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपका अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है 9वां सवाल। 93वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर वायुसेना ने पहली महिला रफाल फाइटर जिसे झांकी के रूप में शामिल किया वो कौन है? यहां मैंने कुछ खालिस्तान छोड़ा था, इन्होंने उस खालिस्तान को भर दिया है, लेकिन आपको बता देता हूं वो कहां है। 73वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर वायुसेना ने पहली महिला रफाल फाइटर, यहां पर रिक्तस्थान की पूर्ति आपको करनी है, यानी उस महिला फाइटर पायलट का नाम आपको यहां पर रिक्तस्थान में बताना है, जिसे झांकी के रूप में क्या किया गया? एयरफोर्स ने शामिल किया है। यानी एयरफोर्स ने अपनी जो झांकी प्रदर्शित की, एयरफोर्स जो है इन्होंने अपनी जो झांकी प्रदर्शित की उसमें रफाल उड़ाने वाली पहली रफाल महिला फाइटर पायलट जो है, महिला फाइटर पायलट जो है, इस पायलट को क्या किया? यहां पर प्रदर्शित किया था। यानी उसका स्टेच्यू जो है वो इनकी झांकी में दिखा, यानी इसका स्टेच्यू जो है वो इस झांकी में दिखा था। तो उस महिला का आपको नाम बताना है जिसने रफाल उड़ाने का श्रेय प्राप्त किया। पहली जो है वो महिला उस रफाल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली वो महिला है जिसकी झांकी को एयरफोर्स ने अपनी झांकी में प्रदान किया था। ठीक है, तो सबसे सही जवाब क्या है जरा देखिए। भावना कंठ है, शिवानी सिंह है, अवनी चतुर्वेदी है, मोहना सिंह है। देखिए पिछली बार का जो गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह, भावना कंठ ये सब जो है इन्होंने हिस्सेदारी ली थी और इन्होंने परेड का भी नेतृत्व किया था। लेकिन शिवानी सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित रखती है। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? वाराणसी, वहां से बिलोंग करती है और इसको अवसर प्राप्त हुआ था। शिवांगी सिंह जो है इनको रफाल उड़ाने का क्या हुआ था? रफाल उड़ाने का क्या हुआ? श्रेय प्राप्त हुआ था। और इन्हीं की झांकी जो इस बार किसने? एयरफोर्स जो है, इस एयरफोर्स ने अपनी झांकी में इनका स्टेच्यू जो है वो इस बार प्रदर्शित किया था, अगर आपने देखा हो तो शिवांगी का याद रखना, वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राफेल जो है वो हमने फ्रांस से खरीदा था। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डसोल्ट, डसोल्ट नाम की जो कंपनी फ्रांस के, उस कंपनी से हमने इसको खरीदा था। एयरफोर्स ने इनको झांकी के रूप में अभी शामिल किया है। ठीक है, अंबाला एयरबेस स्टेशन जो है वहां पर राफेल को तैनात किया गया, एक नया स्क्वाड्रन जो है वहां पर इनके लिए बनाया गया। तो इसका सही जवाब क्या है? शिवांगी सिंह है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है आपकी स्क्रीन पर। एचपीसीएल का नाम आपने सुना होगा, एक महारत्न कंपनी है एचपीसीएल। अभी भारत में 11 महारत्न कंपनियों को दर्जा प्राप्त है महारत्न कंपनियों का। तो एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया है, आपको उसका नाम बताना है। यहां पूछा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है इसके बारे में आप लोग सुन लीजिएगा। ये महारत्न कंपनी है। क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त है। महारत्न कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त है, ये ध्यान रखना है। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो नया चेयरमैन और एमडी जो है वो किसे बनाया गया? पुष्प कुमार जोशी को, मुकेश कुमार खुराना को, राजीव कुमार को, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। तो जरा सुनिएगा, राजीव कुमार जो है वो राजस्थान वाले हैं, पूर्व में सीएजी रह चुके हैं, पूर्व में मुख्य सेक्रेटरी रह चुके हैं, राजस्थान के कई विभागों में विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
इसके अलावा राजीव कुमार जो है वो राजस्थान से संबंध रखते हैं और राजस्थान से रखते हैं, तो इसका मतलब इन्हें कौन से पुरस्कार से, पद्म भूषण पुरस्कार से, पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया जो है राजस्थान से, देवेंद्र झाझड़िया, इनको भी क्या किया गया, यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा राजस्थान में एक तो मैंने आपको बताया था चंद्र है वो प्रकाश देता है, चंद्र क्या देता है, प्रकाश देता है। इसके अलावा मैंने कहा था राम हम पर क्या करते हैं, दया करते हैं, तो रामदयाल शर्मा जो है, रामदयाल शर्मा, और एक है हमारे खेल की स्टार जिसका नाम है अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा। ये 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान रट्टा मार लेना, पक्का आएगा पेपर में भैया। पद्मश्री सम्मान से 3 व्यक्तियों को, राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान, 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार, राजस्थान के टोटल 5 व्यक्ति हैं जिनको क्या किया गया था, इस बार सम्मानित किया गया था। यानी पद्म पुरस्कार टोटल कितने लोगों को मिला, पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, राजस्थान की 5 व्यक्तियों को, जिसमें से पद्मश्री कितने को दिया गया, तो 3 लोगों को, और भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो ये ध्यान रखना 2 लोगों को राजस्थान से ऐसा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो ये राजीव कुमार और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है ये किससे संबंधित है, ये मैंने पूरी बात आपको समझा दी है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मुकेश कुमार सुराणा के स्थान पर पुष्प कुमार जोशी जो है, पुष्प कुमार जोशी, इनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो कंपनी है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल जिसको अपन कहते हैं, महारत्न कंपनी का इसे दर्जा प्राप्त है। इसके चेयरमैन और एमडी अभी पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया। किसके स्थान पर बनाए गए, तो मुकेश कुमार सुराणा के रिटायर होने के बाद या उसके स्थान पर इनको बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, सेल, ओएनजीसी, चलिए तो ये बात आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा गुलाम नबी आजाद का नाम देखिए, टोटल जो है वो 4 लोग हैं, 17 लोग हैं, 107 लोग हैं, इनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण जो 17 लोगों को, और पद्मश्री जो है वो 107 लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें आप लोगों को 3 नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। हमारे सीडीएस विपिन रावत साहब हैं, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि किसको सम्मानित होने का अवसर जो है वो इनके साथ साथ जो है वो प्राप्त हुआ है। तो सीडीएस का नाम जरूर याद रखिएगा, विपिन रावत साहब, विपिन क्या है, रावत साहब जो है, इनको सम्मानित होने का अवसर। कल्याण सिंह जी जो है, इनको भी सम्मानित होने का अवसर। मरणोपरांत 3 व्यक्तियों को दिया गया है और एक व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत नहीं दिया गया, महिला है, कलाकार है, महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। इन सब के बारे में आप लोगों को ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब हम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो ये सब जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने सारी इसके संबंध में रखने की कोशिश की है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल। हाँ, प्रभा जो है वो आपको ध्यान रखना है। प्रभा कलाकार है और कहां से है, महाराष्ट्र से इनका संबंध रहा है। और विपिन रावत साहब जो है वो उत्तराखंड से संबंधित रखते हैं। उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर जो है, यहां से आपको पता होगा खेमका साहब, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। खेमका जो है उनका संबंध किससे, गीता प्रेस गोरखपुर से है, गीता प्रेस गोरखपुर, उनको भी क्या दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। राजस्थान का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और सवाल कुछ ऐसा है मेरे मित्रों कि आपको यह बताना है कि यहां पर राजस्थान का पहला सवाल यही है कि राज्य के किशनगढ़ अजमेर स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति अभी हाल ही में किसे बनाया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया। राज्य के किशनगढ़ में अजमेर में स्थित है ये वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अजमेर में स्थित है किशनगढ़ में। इस यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया, नीरज गुप्ता को, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को, प्रोफेसर आनंद भालेराव को और राजीव जैन को। तो राजीव जैन का राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित है, यहां से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो राज्य की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहां याद रखना है। नीरज गुप्ता नहीं, इसमें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन भी नहीं, तो इसका सही जवाब क्या है, आनंद भालेराव जो है, प्रोफेसर आनंद भालेराव जो है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप इस साइट को पर जाओगे, जब किशनगढ़ अजमेर की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है,
इसके बारे में आप लोग जब पढ़ने जाओगे साइट पर तो आपको एक नाम वहां मिलेगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो आपको पता होगा नई जो शिक्षा नीति है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुलाधिपति के रूप में इनको जाना जाता है। और रामनाथ कोविंद जो है वो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके सबके सुप्रीम कमांडर कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति जो जारी हुई 2020 की, उस नई शिक्षा नीति के इन्होंने क्या किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, इसरो के पूर्व चेयरमैन जो है वो भी रह चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें आप लोग जानते होंगे। ये बात सही है, नीरज गुप्ता पहले थे, उनके जगह जो है वो प्रोफेसर आनंद भालेराव जो है वो नए इसके कुलपति बने हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो क्या आने वाला है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल। 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास कहां किया, यह बताना है। 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र और अशोक गहलोत जी दोनों ने किया भैया। कहां पर, अशोक जो है वो गहलोत जी हैं। ठीक है, ये हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, प्लस इसके साथ साथ इनके पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, एक कार्मिक विभाग है, ठीक है, एक कौन सा विभाग है, एक वित्त विभाग है। कोई भी दूसरा मंत्रालय इन दो विभागों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, इतने महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा हमारे जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इन्होंने क्या किया है, संविधान पार्क जो है, क्या है, कौन सा पार्क है, संविधान पार्क। इस संविधान पार्क का शिलान्यास किया है, प्लस राजभवन जो है, क्या है, राजभवन, जहां राजा का भवन है, ये मान लीजिए वही है, सेम बस। ये राजभवन जो है, यहां पर कई नवीन कार्य जो हैं, उन नवीन कार्य और नया जो कंस्ट्रक्शन है उसका क्या किया था, शिलान्यास किया था। जो सौंदर्यीकरण का काम है उसका इन्होंने शिलान्यास किया है। तो ये कहां पर किया गया था, 26 जनवरी को। तो ध्यान रखना, राजभवन कहां पर है, तो ये राजभवन जयपुर में ही है। कहां पर है, जयपुर में है। यहीं पर ऐसा सब कुछ काम किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जयपुर इसका सही जवाब होने वाला है। तो उदयपुर नहीं है, बीकानेर नहीं है, जोधपुर इसका सही जवाब है नहीं। तो अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं है। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। नया सवाल जो है वो चंबल रिवर फ्रंट से संबंधित है। आपके सामने कल मैंने ये न्यूज जो है वो सारी सेंड आपको कर दी है। हालांकि अगर आपने पढ़ी हो तो टेलीग्राम पर ये सब मैंने न्यूज जो है वो कल ही शेयर कर दी थी, पीडीएफ बनाकर। बहुत अच्छी न्यूज आई थी कई। चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व की सबसे बड़ी 57,000 किलो की घंटी राज्य में कहां लगाई जा रही है, और वर्ल्ड में इसका जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा। किसमें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका क्या होगा, रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होगा। ये ध्यान रखना है। तो चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व की सबसे बड़ी 57,000 किलो की जो क्या है घंटी है, वो राज्य में कहां लगाई जाएगी। तो चंबल रिवर फ्रंट जो है वो या कहां बनकर तैयार हो रहा है, ये ध्यान रखना, कोटा में बन रहा है। कहां पर, चंबल रिवर फ्रंट का कार्य प्रगति पर है और ये कहां बन रहा है, कोटा में बन रहा है। तो ये घंटी भी कहां लगाई जाएगी, कोटा में लगाई जाएगी। घंटी क्या, घंटा है फिर ये, ठीक है। ऐसा एक विश्व का सबसे बड़ा जो घंटा है वो कहां लगाया जाएगा मेरे मित्रों। ये घंटी जो बजने वाली है ये कहां बजेगी, कोटा में बजेगी। वजन इसका कितना होगा, 57,000 केजी की ये क्या होगी, एक घंटी होगी जो चंबल रिवर फ्रंट पर लगाई जाएगी। लेकिन ये चंबल रिवर फ्रंट कहां बन रहा है, तो कोटा में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अब कोई इसमें समस्या आपको है नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका क्या होने वाला है, नाम दर्ज होने वाला है। और राजस्थान के किस जिले में है, तो राजस्थान के कोटा जिला जो है, कोटा जिला जो हाड़ौती प्रदेश है आपका, कौन सा है, हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती, उस क्षेत्र में, कोटा बूंदी झालावाड़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र के कोटा में इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। सवाल यह है कि भैया अभी राजस्थान में भी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जो हमारा बॉर्डर पर्यटन है उसको बढ़ावा हम लोग देने वाले हैं। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में, पंजाब में बॉर्डर पर आप देखने जाते होंगे, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जाते हैं वहां बॉर्डर पर, जो बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है बीएसएफ के द्वारा, बीटिंग
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है इसको देखने जाते होंगे। पाकिस्तानी रेंजर्स और भारत के जो सैनिक है वो आपस में बीटिंग रिट्रीट की जो सेरेमनी है उसका आयोजन करते हैं। ये हमारा जो अमृतसर का वहां आगे बॉर्डर है उस बॉर्डर पे इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये जरा देखिएगा, पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का फरवरी 2022 जो है यहां से इसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। तो राजस्थान में इसका आयोजन किस बॉर्डर पर किया जाएगा और मुख्य कार्य क्या है? बॉर्डर टूरिज्म जो है, बॉर्डर टूरिज्म जो है इस बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? बीएसएफ के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। पाकिस्तानी रेंजर्स और भारत के बीएसएफ के जो जवान हैं वो इसको करने वाले हैं। तो राजस्थान में इसका आयोजन कहां होगा? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में और गंगानगर में कौन से बॉर्डर पर इसका आयोजन किया जाएगा? ठीक है, हाँ जी, यहां पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो देखिए बाड़मेर में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा, इसका आयोजन बीकानेर में भी नहीं होगा और इसका आयोजन गंगानगर में भी नहीं होगा। जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। आपने तनोट क्षेत्र का नाम सुना होगा, तनोट क्षेत्र और लोंगेवाला पोस्ट हो, क्या हो? लोंगेवाला पोस्ट का नाम भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। पाकिस्तान को हमने धूल चटाई थी यहीं पर। ठीक है, तो ये जैसलमेर का जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, जैसलमेर का पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये चारों जिलों बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए हैं। हमारे राजस्थान के गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद आपका जैसलमेर है और उसके बाद बाड़मेर है। यहां पर सीमावर्ती विकास कार्यक्रम भी चल रहा है। सीमावर्ती विकास कार्यक्रम जो है, सीमावर्ती विकास कार्यक्रम, ये विकास कार्यक्रम भी यहां पर हमारे द्वारा यानी देश के गृह मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। गृह मंत्रालय इस कार्य को देखने का काम करता है कि बॉर्डर के आसपास इलाके जो हैं इनको कैसे जो है वो सही ढंग से बजाया जाता है। चलिए, इसको यहां पर ये 4 जिलों जो हैं वो सीमावर्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जुड़े हुए हैं राजस्थान के। और यहां पर हमारा जो जैसलमेर है, यहां पर क्या किया जाएगा? जैसलमेर में जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो बीएसएफ के जवानों के द्वारा यहां पर इसको संपन्न किया जाएगा। फरवरी से इसका आयोजन होगा और मुख्य क्या है उद्देश्य? एक ये बॉर्डर टूरिज्म को क्या करना है? बढ़ावा देना है। बॉर्डर टूरिज्म को क्या करना है? इसे बढ़ावा देना है। ठीक है, हाँ जी जी। तो चलिए, इसका सही जवाब जो है वो जैसलमेर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। 15 नंबर सवाल, राज्य के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और राजस्थान का एक और खिलाड़ी जो है वो अब आपको टीम में खेलता हुआ नजर आने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने आईपीएल के खेल जो है उस खेलों में हिस्सा लिया है। आईपीएल में जिसने खेल का हिस्सा लिया है राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। राजस्थान के कहां से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है, यानी मारवाड़ की धरती से आने वाला। ठीक है, धोरों की धरती से आने वाला, धोरों में खिलता हुआ एक नया खिलाड़ी जिसने अपने आप, लोग कहते हैं अकेले से क्या होता है, और अकेला खिलाड़ी जिसने अपने आप को, ठीक है, अपने आप की आवाज जो है वो बुलंद की है, अपने आप के परिश्रम की जो मेहनत है उसके बदौलत दुनिया भर के सितारों के सामने अब वो खेलने वाला है। तो रवि बिश्नोई, मिताली राज, कुलदीप यादव, पूजा बिश्नोई, कौन है वो खिलाड़ी? जो राज्य के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है, अभी उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है जी। तो एकदम सही आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, रवि बिश्नोई जो है राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है रवि बिश्नोई, और इनका अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है वो उसमें चयन कर लिया गया है। राज्य के खिलाड़ी हैं, जोधपुर से संबंध रखते हैं। मिताली राज जो है उनको भी ध्यान रखिएगा। कुलदीप यादव की वापसी हुई है टीम में। पूजा बिश्नोई जो है इनका संबंध एथलेटिक्स से है, एथलेटिक्स से संबंधित है। किसका? पूजा बिश्नोई का संबंध एथलेटिक्स से है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, रवि बिश्नोई का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आगामी परीक्षाओं के लिए 5 स्टार सवाल बन चुका है। ये 5 स्टार सवाल जो है वो आगामी परीक्षाओं के लिए बन चुका है। रवि बिश्नोई जो है वो स्पिनर है, आईपीएल में खेल चुके हैं। क्या है? स्पिनर है, बॉलर है, ये स्पिनर है। और इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है, राजस्थान के जोधपुर से संबंध है। रवि बिश्नोई का जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसमें इनका क्या हो चुका है? चुनाव हो चुका है। और आईपीएल में आपने खेलते हुए इनको जरूर देखा ही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अगली बात के बारे में। तो मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। 15 सवाल मैंने आज की क्लास में आपको कंप्लीट करा दिए।
अब अगले कुछ सवालों पर बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल फिर वापस मिलते हैं, कुछ नई जानकारी, कुछ नए तथ्य, कुछ नई इश्यूज को लेकर आप सबके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।